हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आज की हमारी वीडियो रिलेटेड है एनवीएस टीजीटी का जो 28 नवंबर का पेपर है। 28 नवंबर 2022 का जो पेपर है उसमें साइंस पार्ट में जो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम आपके प्रिपरेशन के लिए लेके आए हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इन द हियरिंग एड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ साउंड वेव इज चेंज। आपको क्या पूछा गया है कि हियरिंग एड में जो नीचे दिया गया है इसमें से क्या बदल जाता है साउंड वेव का। तो साउंड वेव की जो अलग अलग पैरामीटर्स हमने देखे थे उसमें एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। तब हमने ये पढ़ा था कि जो एम्पलीट्यूड है किसी भी साउंड वेव का, इस एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होता है उसका लाउडनेस। तो जैसे कि जो हियरिंग एड है, हम जानते हैं हियरिंग एड में क्या होता है कि जो आने वाला साउंड है वो आने वाला साउंड माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होता है और उसके बाद एम्पलीफायर से वो एम्पलीफाई करने के बाद जो पर्सन है उस हियरिंग डिसेबिलिटी का जो पर्सन है उसको वो सिग्नल सेंड किया जाता है एम्पलीफाई करने के बाद। अब यहाँ पे एम्पलीफाई क्या होता है, तो जो साउंड वेव है उसका लाउडनेस एम्पलीफाई होता है। उसका लाउडनेस जो है वो रिलेट करता है एम्पलीट्यूड से, क्योंकि हम जानते हैं लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे क्या बदल जाता है साउंड वेव का, तो एम्पलीट्यूड, ये जो पैरामीटर है वो बदल जाता है, वो एनहांस हो जाता है ताकि वो आने वाला जो वीक सिग्नल है वो लाउड होके वो स्ट्रेंथ उसका बढ़ के फिर उस पर्सन को वो सेंड किया जाता है ताकि वो पर्सन वो हियर कर पाए। तो हियरिंग एड में साउंड वेव का एम्पलीट्यूड चेंज करके साउंड का जो लाउडनेस है वो बढ़ाया जाता है। ये हमारा था पहला एमसीक्यू। सेकंड जो एमसीक्यू है वो एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। मेधा जिसका मास है 40 kg, यूनिट पे ध्यान देना, इट्स अ 40 kg, climbs through 24 stairs, each of which is 20 centimeter in 1 minute. 1 minute its time. 1 मिनट में मेधा ने 24 स्टेयर्स क्लाइम किए हैं और 24 स्टेयर्स में से हर एक स्टेयर जो है उसका जो हाइट है वो उन्होंने दिया है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मेधा ने यहाँ से स्टार्ट किया, 24 स्टेप यहाँ तक है, तो ये जो टोटल हाइट होगी, इस टोटल हाइट का जो कैलकुलेशन होगा वो किस तरह से होगा कि कितनी स्टेप्स है, 24 स्टेप्स है, 24 स्टेप, और हर एक स्टेप कितनी हाइट की है, तो 20 सेंटीमीटर की है, 20 सेंटीमीटर ईच। तो टोटल हाइट कितना हो गया आपका 24 इंटू 20 सेंटीमीटर ईच, तो ये बन गया 480 सेंटीमीटर। मैंने कहा था आपको यूनिट पे ध्यान देना क्योंकि बाकी के यूनिट केजी में है, तो ये वाला यूनिट इसका भी हम यूनिट चेंज कर लेते हैं। तो टोटल हाइट कितना हुआ 4.8 मीटर। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा गया है कि द पावर एक्सपेंडेड बाय हर इज, उन्होंने पूछा है कि पावर कितना उसने यूटिलाइज किया है। तो पावर यूटिलाइज करते वक्त आपको उन्होंने कंसिडर करने के लिए कहा है, गिवन डेटा है कि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस न्यूमेरिकल में हमें कैलकुलेट करना है पावर। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब टाइम कितना दिया है उन्होंने 1 मिनट, मतलब कितने सेकंड हो गए 60 सेकंड। अब आपको चाहिए वर्क डन। वर्क डन कितना किया है, तो ये वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू mgh। m है मास, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h है उसका हाइट। तो m हमने पुट किया, g पुट किया, h पुट किया, कैलकुलेशन करने के बाद w मिलता है आपको 1920 जूल्स। आप कैलकुलेशन करके क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो ये जो वर्क डन है ये हमने बाद में पावर के फॉर्मूला में जब पुट ऑन करते हैं तो पावर का फॉर्मूला आता है वर्क डन अपॉन पर यूनिट टाइम। वर्क डन आपने कैलकुलेट किया था t 1 मिनट है, इसका मतलब है वो कितना दिया है 60 सेकेंड। कैलकुलेशन करने के बाद आपको पावर मिलता है 32 वाट। देखते हैं जो ऑप्शंस उन्होंने प्रोवाइड किए गए हैं वो ऑप्शंस कौन से हैं। पहला है 16 वाट, जो हमने कैलकुलेशन किया है वो 32 का है, तो पहला करेक्ट नहीं है, दूसरा भी नहीं, हाँ थर्ड ऑप्शन जो है वो है 32 वाट। तो इस न्यूमेरिकल को आपको, इस न्यूमेरिकल का आंसर है 32 वाट। और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त आपको जो प्रिकॉशन लेना है वो प्रिकॉशन है कि यूनिट, क्योंकि उन्होंने जो यूनिट दिया है वो एक है केजी का और यहाँ पे जो दिया है वो दूसरा यूनिट है सेंटीमीटर, दैट इज सीजीएस यूनिट। तो ये दोनों यूनिट एक ही
ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं वो दोनों पैरामीटर आपको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है और फिर कैलकुलेशन करना है, तभी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा नेक्स्ट दैट इज थर्ड क्वेश्चन है, अ मैन, न्यूमेरिकल ही है, देखते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ हियर्स द इको, यहाँ पे इको का न्यूमेरिकल हमें दिया गया है, इको ऑफ हिज शाउट आफ्टर 1 सेकेंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज 340 meters per second. What is the distance between the man and the mountain from which his voice is reflected? मतलब अगर मैन है और ये माउंटेन की पोजीशन है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस उन्होंने पूछा है कितना है। अब हम जानते हैं कि इको क्या है। इको वो साउंड वेव है जो एक ऑब्स्टैकल को ऑब्स्टैकल पे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर के पास वापस आती है, जिसकी वजह से हमें ओरिजिनल साउंड का फिर से इको सुनाई देता है। इसका मतलब है साउंड वेव ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, जो डिस्टेंस इनिशियल वेव, फर्स्ट वेव जो ऑब्स्टेकल की तरफ जा रहा है वो डिस्टेंस प्लस वो रिफ्लेक्ट होके भी आता है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ये डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये इस न्यूमेरिकल का की पॉइंट है। तो इको में हमें पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इको के टाइम डिस्टेंस डबल ट्रेवल होता है, तो यहाँ पे आपको ट्वाइस लेना पड़ेगा, तो ही आपका न्यूमेरिकल करेक्टली सॉल्व होगा और आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आएगा फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू 2d अपॉन टी। तो वेलोसिटी दिया है, 2 पुट किया है, d डिस्टेंस वही हमें कैलकुलेट करना है, और t क्या है, इको कितनी देर बाद सुनाई दिया वो टाइम। तो इको का जो टाइम है वो उन्होंने दिया है कितना, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पुट करो, टर्म्स रीअरेंज करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस पहले आपको मिलेगा 2d का, याद से उसे हाफ कर लेना, तभी आपको एक्चुअल डिस्टेंस मिलेगा ऑब्जेक्ट इस न्यूमेरिकल में जैसे दिया है कि मैन और माउंटेन के बीच का, क्योंकि एज पर फॉर्मूला अगर आप जाते हो तो आपको डबल डिस्टेंस मिलता है, आपको उसे हाफ करना पड़ेगा तभी करेक्ट आंसर मिलेगा इस न्यूमेरिकल के लिए। तो इस न्यूमेरिकल का करेक्ट आंसर है 170 मीटर। आपके ऑप्शंस में सेकेंड ऑप्शन जो है आपका वो है 170 मीटर, वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the alloy constant is used to make standard resistance because of, जो प्रॉपर्टीज है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए, उस प्रॉपर्टी में से जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी है कि उसका जो रेजिस्टिविटी कोएफिशिएंट होता है वो रेजिस्टिविटी कोएफिशिएंट किस तरह से है। देखते हैं ऑप्शंस क्या दिया है उन्होंने, कि जो अलॉय कांस्टेंट है वो रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए क्यों यूज किया जाता है। तो क्यों यूज किया जाता है, इसकी लो रेजिस्टिविटी की वजह से, उसकी हाई रेजिस्टिविटी की वजह से, या फिर लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, या हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये उन्होंने उनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 प्रॉपर्टी दी गई है, उसमें से जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस आप देखिए यहाँ पे, ऑप्शन है ए एंड सी की वजह से जो अलॉय है वो स्टैंडर्ड कॉइल के लिए यूज किया जाता है। क्या ए और सी क्या है, तो लो रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो अलॉय यूज किया जाता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का जो कॉइल होता है वो बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको पहली चीज लगती है कि लो रेजिस्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ये एक करेक्ट आंसर है, और साथ में आपको चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए हाई रेजिस्टिविटी और लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये 2 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से आप स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल यूज करने के लिए एक स्पेसिफिक अलॉय का ही यूज कर सकते हैं। तो ये चाहिए आपको हाई रेजिस्टिविटी और चाहिए लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब क्या है कि टेम्परेचर जब वेरी भी होता है तो मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ज्यादा अफेक्ट नहीं होता, इसकी वजह से वो जो मटेरियल है वो सुटेबल है टू मेक द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका बी एंड सी आर करेक्ट। तो बी एंड सी ऑप्शन, दीज ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर द मेकिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द वायर आर डबल्ड देन, यहाँ पे आपको देखना है कि लेंथ और रेडियस ऑफ वायर अगर डबल किया गया तो क्या हो जाएगा। देखते हैं आपके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। अगर लेंथ भी डबल की और रेडियस भी डबल की, देन रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हाफ हो जाएगी।
या फिर रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, या उन्होंने बोला है कि रेजिस्टेंस हाफ होगा और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डबल हो जाएगी। चौथा ऑप्शन है कि रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम। अब इसमें दो पैरामीटर यहाँ पे पूछे गए हैं, एक है रेजिस्टेंस और दूसरा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो ये दो पैरामीटर की इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है, तभी आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। हमने देखा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। अब हमारे न्यूमेरिकल में, हमारे एमसीक्यू में क्या पूछा है कि लेंथ उन्होंने डबल किया है और रेडियस भी उन्होंने डबल किया है, पर उन्होंने मटेरियल बदला नहीं है। इसका मतलब है कि मटेरियल जो होगा उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जो उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से। तो जो अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप निकाल देते हो तो R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L अपॉन A, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला से आपको पता लगता है कि अगर लेंथ मैंने चेंज कर दी तो क्या हो जाएगा, लेंथ चेंज कर दी तो मेरा रेजिस्टेंस बदलेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर चेंज कर दिया तो भी मेरा रेजिस्टेंस चेंज होगा। मतलब अगर आप लेंथ ज्यादा लेते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, आप इतना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया है और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कम करते जाओगे, चेंज करते जाओगे, तो अकॉर्डिंगली उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो कितना चेंज होगा, तो ये है आपका फर्स्ट केस कि आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो R इज इक्वल टू रो L बाय A। अब सेकेंड जो केस है, उन्होंने क्या किया है कि रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा वो हमें चेक करना है। तो रेजिस्टेंस चेंज करते वक्त उन्होंने लेंथ चेंज कर दिया है और एरिया भी चेंज कर दिया है। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रेडियस ऑफ वायर इज चेंज्ड। अब यहाँ पे जो लेंथ चेंज किया गया है वो ओरिजिनल लेंथ से कितना है, डबल है, और एरिया हमें पता है कि इट इज पाई R। तो यहाँ पे जो वायर है, ये जो वायर होगी, उस वायर में आपका जो एरिया होगा, ये टोटल एरिया आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अगर आप कैलकुलेशन सही से देखते हैं तो इस कैलकुलेशन में आपको पता लगता है कि जो आपका एरिया है वो आपका आएगा पाई R स्क्वायर। तो उस हिसाब से आपको वो एरिया पुट ऑन करना है। तो ये ये एरिया पुट ऑन करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन सा लेंथ लेते हैं। तो ये है एरिया, यहाँ पे आपका आएगा फॉर्मूला, एक सेकेंड, रेजिस्टेंस it is directly proportional to length upon area, so this resistance will be equal to resistivity L by A। तो लेंथ ऑफ द वायर उन्होंने किया था डबल और लेंथ किया था सेकेंड केस में डबल, और एरिया उन्होंने कहा था रेजिस्टेंस भी कर दिया है डबल, रेजिस्टेंस रेडियस भी कर दिया है डबल। तो इस केस में आपको कैलकुलेशन सेकेंड केस के लिए करने के लिए आपको R डैश कैलकुलेट करने के लिए ये हम पुट ऑन करते हैं L डैश और A डैश। अब एरिया और रेडियस जो है वो आपको कैलकुलेट करते वक्त उन दोनों का रिलेशन पुट ऑन करना है। तो ये रिलेशन है पाई R स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर आपने पुट किया, लेकिन आपको पता है कि ये क्या है, सेकेंड का है, तो ये R डैश आ जाएगा रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे ओरिजिनल से ये क्या है, डबल किया गया है, L डैश कर दो आप यहाँ पे पाई, और ये भी आपका डबल किया गया है रेडियस। अब आपका लेंथ भी डबल है, रेडियस भी डबल है, तो इसका मतलब है ये आ गया आपका 2L पाई 4 और ये R स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी लेंथ पाई R स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं, और ये हो गया 2, ये नंबर चेंज करने के बाद ये हो गया 2। और हम जानते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसका है, R का। तो जो आपका न्यू रेजिस्टेंस होगा वो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा हाफ। तो आपका जो ऑप्शंस है उस ऑप्शन में रेजिस्टेंस डबल नहीं होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी क्योंकि वो मटेरियल उन्होंने बदला नहीं है,
वायर का बस लेंथ और रेडियस उन्होंने बदल दिया था। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सेम और रेजिस्टेंस बस उसका क्या हो जाएगा, चेंज। रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, वो डबल नहीं होगा, वो हाफ होगा। वो हमने कैलकुलेशन आपको अभी इस पे दिखाया था। तो इस तरह से अगर चेक किया जाए तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। जो सेकेंड ऑप्शन है कि रेजिस्टेंस हाफ किया गया है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड एंड इज पासेस थ्रू अ कॉपर रिंग एज शोन इन द डायग्राम। तो ये कॉपर, गोल कॉपर रिंग है, इसमें से ये मैग्नेट इस तरह से ड्रॉप किया है। अब ये जो कॉपर रिंग है उसमें से ये मैग्नेट पास होते वक्त उन्होंने पूछा है द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट विल while passing through the ring is, will it be equal to the acceleration due to gravity, more than acceleration due to gravity, or less than the acceleration due to gravity? अब ये जो कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर में से जब करंट पास होता है तो उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उस वजह से मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी वो मैग्नेटिक लाइंस उस कॉपर वायर के अक्रॉस होती है। जब ये मैग्नेट उसमें से ड्रॉप आप करते हो तो उसमें से पास, ये मैग्नेट जब उसमें से पास होता है तो पास होते वक्त ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब होने की वजह से जो उसका अर्थ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस बार मैग्नेट पे एक्ट करता है, वो बार मैग्नेट उस मैग्नेटिक फील्ड में से पास होते वक्त आपका जो जी का वैल्यू है वो जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, जी का वैल्यू कम हो जाएगा। तो इट विल नॉट बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये मैग्नेट के थ्रू ये मैग्नेट कॉइल की थ्रू पास हो रहा है, डायरेक्टली अर्थ की तरफ पास नहीं हो रहा है, तो ये इक्वल टू एक्सेलरेशन नहीं होगा। मोर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड से वो मतलब कॉइल से वो पास हो रहा है, इसका मतलब है कि कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसको अपोज करेगा टोटल फॉल के लिए। इसका मतलब है अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस एक्सेलरेशन से ये बार मैग्नेट ड्रॉप होता है कॉइल के थ्रू, ये एक्सेलरेशन जी के इक्वल टू नहीं रहेगा, जी से तो बढ़ेगा नहीं, और ये जब पास होता है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जी से कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि द लेस दैन द एक्सेलरेशन of the falling magnet while passing through the coil is less than the acceleration due to gravity, वो जीरो नहीं होगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इन दिस गिवन एमसीक्यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ I2। जो सर्किट प्रोवाइड किया गया है उस सर्किट में करंट दिया गया है 1.2 एम्पियर। तो ये जो 1.2 एम्पियर करंट है ये इनकमिंग करंट है जो इस ब्रांच पे या फिर इस पॉइंट पे तीन ब्रांच में डिवाइड होता है एज I1, I2 और I3। इन तीन ब्रांच में तीन रेजिस्टेंस लगाए हुए दिखते हैं, 10 ओहम, 15 ओहम और 30 ओहम, जो बाद में आपको एज अ टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में मिलेगा। तो यहाँ पे जो तीन रेजिस्टेंस दिखाए गए हैं उसमें से आपको पूछा गया है I2 का वैल्यू। इसका मतलब है ये करंट जो 15 ओहम से पास होता है वो वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये कॉमन 2 पॉइंट के अक्रॉस तीन रेजिस्टेंस लगाए गए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं जिसका फॉर्मूला है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ये तीन रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट करते हैं 1/Rp इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30। कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा 1/Rp जिसका वैल्यू होगा 1/5। आपको रिवर्स करना याद रखना पड़ेगा, तो भी आपको मिलेगा Rp का वैल्यू, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिलता है यहाँ पे 5 ओहम। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर ये तीनों की बजाय हम एक जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेते हैं तो इससे पास होने वाला करंट है 1.2 एम्पियर एज पर द डायग्राम। इसका मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो वो निकालते हैं एज पर द ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो I है आपको दिया हुआ 1.2 और R आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है, तो वोल्टेज मिलता है आपको 6
वोल्ट। तो ये वोल्टेज आया आपका 6 वोल्ट। ये 6 वोल्ट वोल्टेज, ये 2 पॉइंट्स, लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी के अक्रॉस का वोल्टेज आपको मिला 6 वोल्ट। उसमें से पास होने वाला करंट आप सॉरी उसमें वो जो रेजिस्टेंस है वो 15 ओहम है, तो उसमें से पास होने वाला करंट आपको कैलकुलेट करना है। फिर से हम ओहम्स लॉ निकालते हैं। अब हम बस I2 के लिए ही निकालेंगे क्योंकि बस उतना ही पूछा है उन्होंने। I2 के लिए V इज इक्वल टू I2R2 एज पर द ओहम्स लॉ। वैल्यू पुट ऑन करो, रीअरेंज करने के बाद आपको मिलेगा I2 एज अ 0.4 एम्पियर। तो दिए गए ऑप्शंस में से सेकेंड ऑप्शन है आपका 0.4, ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, 0.4 एम्पियर। तो ये करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस MCQ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपका ए स्टेटमेंट है, द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, करेक्ट है ये। द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विथ द टेम्परेचर। ओके, तो रेजिस्टेंस पूछा गया है, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल दिया है, मेटल इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ते ही रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो मेटल है उसमें एटम्स का वाइब्रेशन की वजह से आपका जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस में आपको डिफरेंस दिखाई देगा, वो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है। दूसरा मतलब ए करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। ओके, तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं कि जो एटम है उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके एटम के न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कंडक्शन बैंड में, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में, मेटल में ऑलरेडी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होता है, मतलब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में अवेलेबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट और द फ्लो ऑफ और द कंडक्शन ऑफ दैट करंट। तो इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल है कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती भी हूँ तब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होंगे। तो ये आंसर, ये जो आर स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। देखते हैं आपके ऑप्शंस क्या है। बोथ ए एंड आर नहीं, ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यस, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक न्यूमेरिकल, अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम दिया है, यूनिट ध्यान रखना पड़ेगा वो है सीजीएस यूनिट में, आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर्स। ओके, यहाँ का यूनिट देखो मीटर्स पर सेकंड है। एट टाइम 0 सेकंड, एट टाइम 1 सेकंड द रेशियो ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, जी का वैल्यू इतना लेना है। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है हाफ ऑफ mv²। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है, पहले फॉर्मूला पुट करके देखते हैं कि किस तरह से है। तो फॉर्मूला पुट करने के बाद आपको mgh डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ mv² दिखाई देगा। तो m कैंसिल आउट होगा, फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, gh अपॉन 1/2 है तो 0.5 v²। इसमें g का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है, 0.5 एज इट इज आ जाएगा। h और v का हमें पता नहीं है। h क्या है आपका हाइट, कितनी हाइट पे वो आपको ऊपर बॉल आपने फेंका है वो हाइट आपको पता नहीं है, तो वो हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। और आपको जो वेलोसिटी है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में हाफ ऑफ mv², वो उसका फाइनल वेलोसिटी है, वो याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी दिया है आपको, ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज दिस इज द वैल्यू ऑफ u। आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशंस के जो फॉर्मूले हैं वो यूज करेंगे। जो फर्स्ट फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन वो, उसमें वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस gt है, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और t आपका टाइम है। आपके पास u का वैल्यू है 40 जो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, माइनस 10 g का वैल्यू
और t का वैल्यू है आपका, यहाँ पे उन्होंने दिया था 1 सेकेंड। तो ये 1 पुट करने के बाद रीअरेंज करने के बाद आपको दिखाई देगा कि फाइनल वेलोसिटी आपको मिलता है 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो है उसका वैल्यू है 30 मीटर्स पर सेकेंड। अब इस फॉर्मूला को कंप्लीट, ये जो न्यूमेरिकल है उसको कंप्लीट करने के लिए इस फॉर्मूला में हमें और एक वैल्यू चाहिए, वो है h। h क्या है? हाइट। और वो हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। जो फॉर्मूला है आपको वो है h इज इक्वल टू ut माइनस 0.5 gt स्क्वायर। यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसमें u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, t होता है टाइम और g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। वैल्यू पुट करके रीअरेंज करने के बाद आपको दिखाई देगा कि ये जो h है वो आता है 35 सेंटीमीटर। तो ये 35 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे पुट ऑन करना है। पुट ऑन करने के बाद आपको रीअरेंज करने के बाद वैल्यू मिल जाएगी, वो होगी 7/9। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है 5/7, 6/7, 7/9। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी का जो रेशो है वो रेशो है आपका 7/9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास Ri, refractive index Ri is 1.5 for the light whose wavelength in vacuum is 6000 angstrom. The wavelength of this light when it passes through the glass जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है वेवलेंथ इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन द मीडियम। अब आपको वेवलेंथ इन मीडियम कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम। तो रीअरेंज करने वैल्यू पुट करो, रीअरेंज करने के बाद आपको दिखाई देगा कि उस लाइट का ग्लास के अंदर वेवलेंथ हो जाता है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से पहला ही ऑप्शन दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम, इट इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीस ऑफ वायर whose resistance is R1. It is cut into 4 equal parts. These parts are then connected parallel. If the equivalent resistance of this combination is R2, then the ratio of R1 by R2 is, parallel combination किया गया है और एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, वो 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 1 2 3 4 ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है और उसको पैरेलल में जोड़ा गया है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/, ये R1 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब सबका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, इट इज टोटल रेजिस्टेंस जो है वायर का वो है R1। इसका मतलब है ये हमें लेना पड़ेगा R2 R3 R4 R5 पकड़ते हैं हम, क्योंकि रेजिस्टेंस उन्होंने R1 ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस है वो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा 4 पार्ट्स के लिए। तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो गया R1/4। तो वो वैल्यू आपने पुट कर दी 1/R1/4 प्लस 1/R1/4 एंड सो ऑन। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, टर्म्स रीअरेंज करने के बाद आपको मिलेगा 16/R1। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या है कि वो 1/R1 Rp का वैल्यू है। तो आपको Rp के वैल्यू के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के निकालने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने के बाद आपको दिखाई देगा दिस इज इक्वल टू R1/16। तो ये R2 जो है आपका वो R2 उन्होंने दिया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं R2। तो रीअरेंज करने के बाद आपको मिलेगा R1 और R2 का जो रेशो है दैट इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से 1/16 नहीं, 1/4 नहीं, 4 नहीं, 16। तो फोर्थ जो ऑप्शन है R2/R1 वो है 16। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इलेक्ट्रॉन एंटर्स, कौन है? इलेक्ट्रॉन एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल as shown in the figure. Okay, ये इलेक्ट्रॉन है जो एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में which is at the right angle. So the direction of the force acting on the electron will be, तो as per the Fleming's rule, जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है
और मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपका आने वाला इलेक्ट्रॉन का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स रूल की जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स इन दोनों को भी परपेंडिकुलर होगा और वो इनटू द पेपर होता है। देखते हैं ऑप्शंस क्या है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग, डायरेक्शन पूछा है, ओके। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी राइट टू द राइट, टू द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज, इनटू द पेज। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स रूल। तो यहाँ पे आपका जो फ्लेमिंग्स रूल है उस हिसाब से आपका जो फोर्स होगा वो फोर्स आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन वो दोनों को भी परपेंडिकुलर होगा, बट इट विल बी इनटू द डायरेक्टेड इनटू द पेपर। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द ग्राफ। तो यहाँ पे आपको दिया गया है वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ जो इस तरह से है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है उसमें आपको पूछा गया है कि ये जो ग्राफ है वो किसका है। तो ये ग्राफ बताता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस क्या है। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म दो पैरामीटर है और एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन अगर होता तो ये आपको ग्राफ मिलता इस तरह से कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपका बढ़ता जाता है, तो उस केस में आपको पॉजिटिव स्लोप मिलता है। जब आपका कम होता है एक्सेलरेशन तो आपका ग्राफ इस तरह से आता है, आपका स्लोप निगेटिव मिलता है। साथ में अगर ये स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। अदर देन स्ट्रेट लाइन होता, इस तरह से होता तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता। इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म भी है और इस तरह का ग्राफ है, इसका मतलब वो एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। इसका मतलब है जो ऑप्शंस है उसमें ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म। ये फोर्थ ऑप्शन, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एज पर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर मतलब आपको यहाँ पे डिस्टेंस अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा। सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर इन 10 सेकंड्स, द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। अब स्पीड का जो फॉर्मूला है वो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना लेना है अकॉर्डिंग टू द सेमी सर्कुलर पाथ। तो आपका सर्कल पूरा नहीं है, सेमी सर्कल है, इसका मतलब है डिस्टेंस है पाई आर। आर आपको कितना दिया है 20 मीटर इन 10 सेकंड, तो टाइम आपको दिया है 10 सेकंड। बस वैल्यू पुट करके रीअरेंज करना है, आपको मिलेगा स्पीड 2 पाई मीटर्स पर सेकंड। देखते हैं ऑप्शंस, 2, 4 नहीं, थर्ड ऑप्शन है 2 पाई मीटर्स पर सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से लेके बी तक as shown in the figure, the distance and the magnitude of displacement, okay, distance पूछा है and the magnitude of displacement for the motion are respectively। अब distance और displacement जो है वो अलग पैरामीटर, अलग अलग कंसेप्ट है। डिस्टेंस जो होता है वो टोटल डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया है उस हिसाब से होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसमें डायरेक्शन का कुछ रोल नहीं है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट में, जिसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस डायग्राम में अगर हमने देखा तो ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये टोटल जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया है वो होगा आपका अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये होगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आपको अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको डिस्टेंस के लिए इस डायग्राम की हेल्प से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में आपको जो डायरेक्शन है उसका कोई रोल नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपका जो पॉइंट्स है या फिर जो पाथ है उस पाथ में उस पाथ की लेंथ और डायरेक्शन दोनों का रोल आएगा। तो देखते हैं कि ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है वो सर्कुलर दिख रहा है
और ये सर्कुलर में यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, रेडियस उन्होंने 1 मीटर दिया है, इसका मतलब ये वाला भी डिस्टेंस है 1 मीटर। ए और बी पॉइंट के बीच में सेंटर से अगर आप ज्वाइंट करते हैं तो ये आएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। पाइथागोरस के लिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे 1 + 1 का वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ए बी मिलता है √2m। तो ए बी दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, जिसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, ये आपका टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो पूरा सर्कल है वो आएगा आपका 2πr। और अगर केयरफुली देखोगे तो ये सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बस आपका ये 1/4, ये हाफ और ये 3/4 इतना ही पाथ आपने ट्रैवल किया है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो आपका डिस्टेंस आता है 3/4 इंटू 2πr। तो 3/4 आपने लिखा, 2πr में आपने कैलकुलेट वैल्यू पुट ऑन करने के बाद आपको दिखेगा कि r का जो वैल्यू है वो 1 मीटर है। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिलेगा 1.5 पाई। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में आपको दिया है ए, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, हमें चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्टेंस निकाला था √2 मीटर और डिस्प्लेसमेंट निकाला है 1.5 पाई। तो √2 मीटर और 1.5 पाई। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है इन गिवन MCQ। 1.5 pi, this is 1.5 pi and √2 meter distance and displacement। I hope आपको ये concept क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग टर्म्स होती है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, वाइल डिस्टेंस जो कैलकुलेट करते हैं उसमें पूरा पाथ लेंथ कवर होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन the velocity of object may be zero at some instant but its acceleration is non-zero at that instant। okay, velocity zero हो सकती है लेकिन acceleration क्या कहा है उन्होंने, acceleration not zero at that point। तो कौन सी सिचुएशंस उन्होंने डिस्क्राइब की है ए बी सी में। ए में डिस्क्राइब किया है ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट, एक हाइट पे ऑब्जेक्ट लिया है, वहां से अगर आप उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो क्या होगा, अ बॉल थ्रोन अप, आप एक सरफेस से आपने बॉल को अगर अपवर्ड डायरेक्शन में डाला है तो तीसरा है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है पर ये मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। तो अब देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट हम एक स्पेसिफिक हाइट से रिलीज करते हैं तो स्पेसिफिक हाइट से रिलीज करते वक्त उसका वेलोसिटी होता है 0, लेकिन वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ आता है, मतलब उसका g का वैल्यू जो होगा अकॉर्डिंगली उसका एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू नॉन जीरो होगा तो उसका वेलोसिटी 0 होगा। तो वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन नॉन जीरो, पहला आपका ऑप्शन करेक्ट है। अ बॉल थ्रोन अप, जब आप बॉल ऊपर को भेजते हो तो आप इनिशियल वेलोसिटी से उसको भेजते हो, एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद वो बॉल वापस अर्थ की तरफ आता है। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद उसका वेलोसिटी बन जाता है 0 और फिर से वो अर्थ की तरफ आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे भी ये फ्री फॉल बॉडी का जो एक्सप्लेनेशन है उसका है एग्जाम्पल है। तो ये भी आपका, इस केस में भी आपको क्या होगा कि आपका पहले वेलोसिटी होगा 0 और फ्री फॉल के बाद उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब आपका जो g का वैल्यू है अकॉर्डिंगली उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन होगा। तो वो जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होगा। इसका मतलब है उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0 एक उस मैक्सिमम हाइट से वापस आते वक्त। तो मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी 0 और उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो। तो ये सेकंड भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, अब सर्कुलर मोशन में क्या हो जाता है कि जो वेलोसिटी होता है ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, मतलब उसका एक्सेलरेशन हो गया 0। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सर्कुलर मोशन करते वक्त उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रोल वहां पे आएगा। तो पर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन तो उस पिक्चर में आएगा, पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा जो जिस वेलोसिटी से वो मूव करता है वो वेलोसिटी 0 नहीं है, वो वेलोसिटी कुछ तो नॉन जीरो वैल्यू होगा। उस नॉन जीरो वैल्यू के साथ, उस वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट
एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है। इसका मतलब है यहाँ पे बस फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। तो आपके जो ऑप्शन है उसमें ए एंड बी, हाँ ए एंड बी आर करेक्ट, सी करेक्ट नहीं है। तो ये जो एमसीक्यू है इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, दैट इज ए एंड बी आर करेक्ट। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो रिलेट करते हैं आपके एग्जाम से। तो एग्जाम के ये क्वेश्चन के जो एमसीक्यू है वो इस तरह से सॉल्व करने हैं। आशा है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन आपको सही लगा होगा, आपको ये आपके आने वाली एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।